पता चल सके। बता दीजिए वापस वो हार्ट वाला थोड़ा। थोड़ा सा बता देंगे कि जैसे हमारे ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं। ये जो है WBC है, येलो कलर में दिख रहा है, और ये डिस्क टाइप जो दिख रहा है रेगुलर शेप में वो RBC है, और जो पतले पतले छोटे छोटे दिख रहे हैं वो प्लेटलेट्स हैं। तो इस तरीके से और प्लाज्मा में ये सब फ्लो करता है। जो RBC है उसका काम है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो वो ऑक्सीजन के कैरियर के तौर पर कार्य करता है। तो RBC कैसे काम करता है? दैट इट एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आ गई कि RBC में क्या चीज होती है? हीमोग्लोबिन। सो इट एक्ट्स एज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। आगे देखें कि अब देखो कि ये देखिए, ये कल का ही हम बता दे रहे हैं, इसी से सब पता चल जाएगा। तो हमारे ब्लड वेसल्स में क्या क्या फ्लो करता है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। जो WBC है उसमें सेल होती है और उस न्यूक्लियाई होती है। सेल के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस। तो इसकी कभी डेथ नहीं होती है, और ये पैथोजेंस है। पैथोजेंस का क्या मतलब होता है कि ये हमारे अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देता है। तो WBC क्या करता है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। अच्छा, जो RBC है वो कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में। ये चीज है स्कल, खोपड़ी। खोपड़ी के पीछे क्या होता है? एक बोन मैरो होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर, बोन, जिसको कि क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट में क्या बनता है? बोन मैरो है। तो यहाँ पे क्या बनता है बताओ? RBC बनेगा, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? ऑक्सीजन कैरियर होती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता, इनकी भी शॉर्ट लाइफ होती है। ये ब्लड को जमा देते हैं। अगर कहीं कट फट हो जाए, हमारे अंदर वियर टीयर हो जाए, या कोई भी वेन है या कुछ भी है उसमें जरा सा कट हो गया ब्लड कैपिलरीज में, तो उसमें वहाँ ब्लड की क्लॉटिंग कर देते हैं, कोएगुलेशन। वो कौन करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ब्लड है उसमें हमारी बॉडी में इसका किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो ये देखो, जो हमारे बॉडी में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। यानी किस तरीके से है? अगर हम हार्ट का देखें तो एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ, ओके। और इसके बाद यहाँ पे ऐसे करो, फिर ऐसे करके फिर ऐसे करो, और यहाँ पर भी ऐसे करो, फिर ऐसे करके फिर ऐसे करो। इतनी बात समझ में आ गई? और फिर यहाँ से ये ऐसे कर दो, और ये बीच वाली लाइन भी यहाँ तक ले लो, और फिर यहाँ से दैट इज ऐसे कर दो, और यहाँ से भी ऐसे कर दो। नाउ यहाँ से भी ऐसे ले आओ, और फिर इसके बाद इसको ये एक स्ट्रक्चर इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में बना दीजिए, ये हार्ट का स्ट्रक्चर। और फिर इसके बाद यहाँ से क्या आएगा? ये एक मस्कुलर बैग है जो सेप्टम है। सेप्टम, सेप्टम होगा, और साथ में ये जो बाहर है ये कार्डियक मसल है, दैट इज पेरिकार्डियम। तो ये बाहर क्या है बताइए? पेरिकार्डियम है, और जो बीच में है वो क्या है? सेप्टम। अच्छा, ये यहाँ पर आप देखिए, ये जो लेफ्ट में चीज है वो राइट है। तो ये क्या हो गया बताइए? राइट एट्रियम। और ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। और क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसके अंत में एक वॉल्व लगा हुआ है, और इसके अंत में भी क्या लगा है? वॉल्व लगा है।
ये जो वॉल्व है इसमें 3 हैं। कैसा सिस्टम है? ट्राइकस्पिड। और ये कैसा है? डाइकस्पिड। इसके अलावा यहाँ पर भी एक वॉल्व है जिससे यहाँ से ब्लड जाता है। सो दिस इज, ये ब्लड अब यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पे भी एक वॉल्व है। तो इस वॉल्व का क्या नाम है? ऑर्टिक वॉल्व। और इसका क्या नाम है? पल्मोनरी वॉल्व। अच्छा, इसमें जो हमारा राइट साइड है यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फील्ड है और लेफ्ट हैंड साइड में किधर कैसा ब्लड फील्ड है? दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फील्ड है। तो ये हार्ट का पूरा फिग डायग्राम हो गया। अब हार्ट के डायग्राम में ये चीज हो गई वीना कावा। वीना कावा से ब्लड जाएगा तो सबसे पहले आप ये समझिए शुरुआत कहाँ से करें, वहां से हम बता रहे हैं। सबसे पहले बॉडी से, ठीक है। सो ये बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और कहाँ गिरा बताओ? किसमें फिल कर गया? सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां से आया उसका क्या नाम है? पल्मोनरी वेन। वेन से आके ये गिरा। अब इसके बाद यहां से किसमें गिरा? तो ये फिल हो गया। अब जब ये फिल हो जाएगा इसके बाद तो यहां से ब्लड कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके बाद इसकी रूटिंग होगी यहाँ पे। ये यहाँ से जब प्रेशर लगेगा तो ये यहाँ जाएगा और ये बाहर किधर चला जाएगा? दैट इज बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन में जाएगा तो वो किससे जाएगा? क्या आओर्टा से जाएगा? आओर्टा से जाएगा और इसको आओर्टिक वाल्व कहते हैं। तो यहाँ पर जो आया था उसको डाइकस्पिड वॉल्व कहा था या मीट्रल वॉल्व। सो इसका क्या नाम था? डाइकस्पिड वॉल्व। या इसका नाम क्या दिया गया? मीट्रल। और जबकि इस वॉल्व को क्या नाम दिया गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, तो पहला काम क्या हुआ बताइए? व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉल्स फ्रॉम pulmonary vein into left atrium, then यहाँ आएगा and it get filled, then it falls into left ventricle through mitral valve। mitral valve से गिरी। जो ये mitral valve है ये दिखने में इस तरीके का है। mitral valve बीच से खुल जाता है। तो mitral valve, when left ventricle get filled, तो यहाँ पर एक कंप्रेशन होगा, यहाँ से एक दबाव पड़ेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड ब्लड अंडर प्रेशर इज सेंड टू बॉडी ऑर्गन थ्रू आओर्टा। आओर्टा क्या है? मेन आर्टरी। नाउ इट गोज टू बॉडी ऑर्गन्स एंड गेट डीऑक्सीजनेटेड। ये बॉडी ऑर्गन में जाएगा और वहां से क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब जब ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा देन दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स बैक टू हार्ट। वो ब्लड फिर से आ गया। बताओ, हार्ट में आ गया, डीऑक्सीजनेटेड होके देखो आ गया। तो वो किस में गिरेगा? राइट एट्रियम। और किसके थ्रू गिरेगा? यस, इट इज फॉलिंग, ठीक है, टू राइट एट्रियम थ्रू मेन वेन जिसका नाम है वेना कावा। और वेना कावा में जब गिरा तो फिर यहां से फिर आगे क्या गया? किसमें भर गया? राइट वेंट्रिकल में भर गया। और राइट वेंट्रिकल में भरने के बाद क्या हुआ? नाउ ये यहां से ये चला गया। ये लंग्स में किस लिए गया? और कहाँ के थ्रू गया?
पल्मोनरी सर आर्टरी किसके थ्रू गया, बोलो। पल्मोनरी सो पल्मोनरी आर्टरी इसको लेके गई और लंग्स में गया, फिर वहाँ ऑक्सीजनेटेड होके फिर लौट आया, तो ये काम हुआ है। सो ये सारा रूट सीजन आप मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ, यहाँ से शुरू करो। व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोलो। सर वॉइस आ रही है? हम्म सर वॉइस आ रही है? हाँ आ रही, बोलो। सर सबसे पहले सर वो एओर्टा से ब्लड अंदर आता है सर, वहाँ से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड बोलो, ऑक्सीजनेटेड। अंदर जाता है लेफ्ट एट्रियम में सर। पर उसके बाद सर वो वहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जहाँ पर वो अंडर सेक्शन से सारे बॉडी लेफ्ट आर्ट्रियम नहीं बोला आपने। डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो फिर वो वापस ना ना जल्दी जल्दी बोल रहे हो, गड़बड़ हो रही बात। ईशान बोलो, ईशान। सीजन चुप हो जाइए। सीजन जस्ट होल्ड, सीजन होल्ड। ईशान आप बताइए। सर पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सर, लंग्स से वो आता है सर, पर मतलब पर्मनली वेन से आता है सर, पल्मोनरी वेन से, और सर लेफ्ट एट्रियम में भर जाता है। फिर से उसके बाद डाइकस्पिड वॉल से सर वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और फिर वहाँ से सर आर्टरी से आउटा से सर वहाँ पूरी बॉडी ऑर्गन को आउटा से जाएगा, उस वॉल्व का नाम तो बताओ। हाँ सर आउटिक वॉल। हाँ सर फिर डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद सर वो वेना कावा से वापस राइट एट्रियम में आ जाता है, और राइट एट्रियम में डाइकस्पिड वॉल की वजह से वो फिर नीचे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। हाँ फिर वहाँ से उसको प्रेशर दिया जाता है, तो सर वो पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और फिर वहाँ से वो वापस लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला जाता है। अच्छा, सही बात बताई। अब जरा हम इसका रूट देख लें, ये जो आप लोगों ने बताया। तो सबसे पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गिरा, क्या लेफ्ट एट्रियम में गिरा, फिर वहाँ से किस में गिरा, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वहाँ से कहाँ गया, क्या बॉडी में गया, बॉडी से क्या ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद कहाँ गिरा, बताओ। सर राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फिर कहाँ गिरा, सर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ने इसे कहाँ रूट कर दिया, लंग्स में रूट कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा जो टोटल सिस्टम है वो पूरा हो गया। अब जरा देखें कि ये जो सिस्टम है ये कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर आप ये देखो, सबसे पहले ब्लड इसमें आया, और ब्लड इसमें आने के बाद एट्रियम से कहाँ गिर गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बोलो ये कहाँ गया है, इट हैज गोन टू बॉडी ऑर्गन्स। और बॉडी ऑर्गन्स में जो आपस में न लिखें, इट इज कमिंग, ओके। सो यहाँ पर ये जो आर्टरी बाद में किस में कन्वर्ट हुई, आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियोल्स किस में कन्वर्ट हुआ, कैपिलरीज में। तो वहां पर एक्सचेंज हुआ ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया, सारी ऑक्सीजन ले ली गई, CO2 दे दी गई। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ब्लू हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो अब इसे कहाँ गिर जाना चाहिए, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ये वीना कावा से गिरा, फिर उसके बाद ये यहाँ से कहाँ भेज दिया गया, लंग्स में भेज दिया गया। क्या ये एक सर्कल बन रहा है, सर्कुलेशन। तो ये जो सर्कुलेशन है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी यहाँ से गया फिर हार्ट में आ गया, पूरी बॉडी में गया ही नहीं। और एक ये सर्कल है कि यहाँ से जाके पूरी बॉडी में गया, तो इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कहने का मतलब है ब्लड दो तरीके से काम करता है। जब यहाँ से ये भेजा जाता है तो भेजने के बाद एक सर्कल बना के वो कहाँ आया बताओ, यहाँ आया, एक सर्कल हो गया पूरी बॉडी का, बोलो। तो ये जो सर्कल है इसका नाम क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
और फिर यहाँ आने के बाद अब ये फिर से नहीं भेजा जाएगा, यहाँ आने के बाद एक दूसरा सर्कल बनेगा कि ये ब्लड आ गया तो कहेगा अभी नहीं जाना है पूरी बॉडी में, पहले जाओ लंग्स में होके आओ, तो लंग्स में आके यहाँ गिरेगा, तो फिर से एक सर्कल बना। यस सर। तो ये जो दूसरा सर्कल है यहाँ से लंग्स को भेजा गया, उसका क्या नाम है? सर पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर जब ये आ जाएगा तब इससे कहा जाएगा ठीक है अब तुम बॉडी में जाने लायक हो गए हो। सर ब्लड बनता कहाँ पर है? वो ब्लड बोन मैरो में बनता है, ये बताया ना आपको कि ब्लड इज मेड इन बोन मैरो। तो ये जो स्कल है ह्यूमन की और इसके पीछे बैक बोन होती है, तो बैक बोन का ये पोर्शन है बोन मैरो, यहाँ पे बनता है, ये स्कल हो गया, तो दिस इज बोन मैरो। तो ड्यूरिंग ईच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट। हर एक सर्कुलेशन में वो हार्ट में कितनी बार आता है बताओ? 2 बार आता है। सो दिस इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन। ड्यूरिंग ईच circulation of blood, ठीक है, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इट passes twice through heart. It is called double circulation system. Double circulation system, ठीक है। So the circulation of blood from aorta to body cells and back to vena cava is called systemic circulation. The circulation of blood फ्रॉम, ऐसा भी लिख सकते हो, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट आर्ट्रियम, किसमें गिरा आके? ठीक है, वाया बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स में होके आया कि नहीं? देख लो, यहां से गया ये लेफ्ट वेंट्रिकल से और फिर कहां तक आया? राइट आर्ट्रियम। इसे कौन सा सर्कुलेशन कहेंगे? हाँ, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ये जो आया इसे कहेंगे इट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। टू राइट आर्ट्रियम वाया बॉडी सेल्स इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। While circulation of blood from, while circulation of blood from, अब कहाँ से कहाँ जाए? ये राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड कमिंग बैक टू left atrium. Circulation of blood from right ventricle to left atrium via lungs, इसे क्या कहेंगे? It is called pulmonary सर्कुलेशन। बोलो, बात समझ में आ गई कि 2 सर्कुलेशन कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखा भी दिया है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन, देखो नीचे लिखा है और ऊपर क्या दिखा दिया है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो 2 तरीके के सर्कुलेशन होते हैं। फिर एक बात और रह जाती है कि जो हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं,
तो वेन्स में और आर्टरी में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज? तो वेन्स क्या करती हैं? मूवमेंट टुवर्ड्स हार्ट होती हैं, और जबकि आर्टरी क्या होती है? मूविंग अवे फ्रॉम हार्ट। ये क्या करती हैं वेन्स? कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी सिस्टम। और ये क्या करती है? ये सप्लाई ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स। ये क्या कर रही है? ये थिन वॉल्ड है, सिर्फ इसे ब्लड कलेक्ट करना, इसमें प्रेशर से तो जाता नहीं है। जबकि ये कैसी है? थिक वॉल्ड है। ये लीस्ट लेस इलास्टिक होती हैं, यानी कि इनमें ये खींचने पे बढ़ती नहीं है वेन। और जबकि ये बहुत इलास्टिक होती हैं, इनमें 500 किलो तक का वजन लटका सकते हो आउल्टा में, तो भी टूटती नहीं है। नाउ ब्लड फ्लोज एट स्लोअर स्पीड। वेन्स तो कलेक्ट करती है, तो यहाँ प्रेशर तो नहीं है। और जबकि इसमें क्या होता है? ब्लड फ्लोज एट फास्टर स्पीड। अच्छा, प्रेशर ऑफ ब्लड इसमें कैसा है? वेन्स में ज़्यादा कि कम? लो। और प्रेशर ऑफ ब्लड इसमें कैसा है? हाई। इट हैज़ नॉन रिटर्न वॉल्व। इसमें जो वेन होती है उसमें अगर ब्लड चला जाए तो फिर वो नॉन रिटर्न वॉल्व है, यानी वो ब्लड लौटता नहीं है। दैट इज नॉट नॉन रिटर्न वॉल्व। जैसे मान लीजिए ये वॉल्व है, तो एक बार ब्लड इसमें गया तो वापस नहीं आ पाएगा, वापस आएगा तो ये चिपक जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, वापस आने ही नहीं देगा। एक ही तरफ ब्लड बहता है। वेन्स में कैसा ब्लड बहेगा? आपने बोला था 900 लीटर बहता है क्या सर? आपने बोला था ना सर 900 लीटर बहता है। हाँ, सर वही ब्लड तो आएगा बार बार, वो सर्कुलेशन में आएगा। वेन से जाएगा कहाँ पे? हार्ट में। तो वेन से हार्ट में गया और फिर आर्टरी से फिर वेन में आया, एक ही तरफ तो चल रहा है वेन में। वेन में लौटेगा नहीं, वेन में वन वे है। वेन में अगर जहाँ जा रहा है वहीं वो जाएगा। जैसे आप ये देखो, आपके हाथ में क्या अंदर अंदर आर्टरी है? और आर्टरी में अब ये पूरे हाथ तक गया ब्लड, और यहाँ से लौटते समय ये जो ऊपर की सरफेस पे वेन दिख रही, क्या इसी से लौट रहा है हार्ट को? क्या इससे जा तो नहीं रहा है ना? कि इन वेन से हाथ में जा भी रहा है ब्लड? अरे जा कैसे रहा है? अंदर अंदर आर्टरी से जा रहा है, वेन से लौट रहा है। बता तो रहा हूं आपको। अगर इससे जा रहा होता तो इसमें जरा सा कट करते तो छत की तरफ फव्वारा निकलता। और अगर किसी आदमी का एक्सीडेंटल जरा सा कट हो जाता, वहीं वो मर जाता। ब्लड पूरे प्रेशर के साथ, अगर आर्टरी अंदर होती है स्किन के काफी डीप में, अगर ऐसा होता तो आज ह्यूमन स्पीसीज खत्म हो जाती। तो समझ में आया? अंदर आर्टरी से ब्लड गया और सारे सेल तक गया, लौटते समय कहां से लौटा? वेन से। वैसे भी ये ब्लू कलर की, देख लो आपके हाथ में भी ब्लू दिखेगी, डीऑक्सीजनेटेड है। समझ में आई बात की नहीं? तो इससे ब्लड लौटेगा, इससे हमेशा लौट ही रहा है, इससे कभी जाएगा नहीं। इसके अंदर वाल्व बने हुए हैं और ये हार्ट तक जा रही है, वीना कावा तक जाएगी। ओके, तो ये जो वेन होती है, वेन कैसी होती है ये मैंने आपको बताया कि ब्लड ए स्लोअर स्पीड में इसमें फ्लो करता है। ब्लड फ्लोज ए फास्ट स्पीड और प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो। तो अगर इसमें ये अगर आर्टरी होती है, जरा सा दबाते ये यहाँ फूल जाता, इतना फूल जाता। तो ऐसा यहाँ होता नहीं, दबाने से भी कुछ नहीं होता है। सो इसमें नॉन रिटर्न वॉल्व होता है। और जबकि वेन्स क्या होती हैं? क्या वो नियर स्किन होती हैं? और आर्टरी डीपर इनसाइड होती हैं। बोलो, वेन और आर्टरी में अंतर समझ में आ गया? कि वेन और आर्टरी क्या होती है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, दैट वी हैव लर्न्ड अबाउट इट। अब हम आगे देखते हैं कि नाउ, हाँ ब्लड प्रेशर वाला ही कराने जा रहे हैं कि नाउ जस्ट now
फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। सो अभी हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे करता है हार्ट। लेट अस सी। The heart is divided into 4 chambers. The 2 upper chambers of heart are called right atrium and left atrium. And the 2 lower chambers of heart are called right ventricle and left ventricle. Inferior vena cava and superior vena cava carry deoxygenated blood to the right atrium of the heart. दो तरीके की वेना केवा है, ऊपर से बॉडी उसे ब्लड लेके आती है, नीचे से इंफीरियर एंड सुपीरियर। Blood flows from the right atrium into the right ventricle through the open tricuspid valve. When the ventricles are full, the tricuspid valve shuts. Blood leaves the right ventricle through the pulmonary valve into the pulmonary artery for oxygenation. The pulmonary veins carry oxygenated blood to the left atrium. Blood flows from the left atrium into the left ventricle through the open mitral valve. When the ventricles are full, the mitral valve shuts. Blood leaves the left ventricle through the aortic valve into the aorta and to the body. And this is how the heart functions continuously. Circulatory system. Heart is made up of nutrients, gases, and its atrium, which pumps it. Now, Structure of human heart. इसमें आप देखेंगे तो In this module, you will learn about the structure of human heart. The heart is located in the thoracic cavity, in between the two lungs. 2/3 of the heart is located to the left of the midline of the body, and 1/3 is located to the right. The heart is a hollow muscular organ ये देखो, located to the right. The heart is a hollow muscular organ ये इसमें आपको दिख रहा है क्या? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व दिख रहा है? बोलो, ये डाइकस्पिड वॉल्व दिख रहा है, जो इसमें से लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल को अलग करता है। दिख रहा ना? इसमें 3 दरवाजे हैं, इसमें 2 दरवाजे हैं। अब आगे देखो, डाइकस्पिड वॉल्व को न्यूट्रल वॉल्व भी कहते हैं। of somewhat conical form with an ये upper broad triangular part, shape में होता है, fist the के shape base, में। and a lower narrow part, the apex. ये एपेक्स कहलाता है, नीचे का हिस्सा। An adult heart is about 5 inches long, 3.5 inches wide, and 2.5 inches from front to back. Internally,
The heart is divided into 4 chambers, 2 upper and 2 lower. The upper 2 chambers are called atria and the lower 2 are called ventricles. बाकी पेरिकार्डियम The right atrium opens on the right ventricle via the tricuspid valve, while the left atrium opens to the left ventricle via the mitral valve. The thick muscle wall running down the middle of the heart is called septum. It divides the auricles and ventricles. In this module you have learnt बात समझ में the आई? heart is इसे called देखो। septum. जब ये वाला दबेगा तो बॉडी में ब्लड जाएगा, फिर अल्टरनेट दबती है, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लंग्स में ब्लड जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ढक 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 इस तरीके की आवाज़ आती है, सिंगल आवाज़ नहीं आती, ढक 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 ऐसे आवाज़ आती है. सो अल्टरनेट देयर इज ए कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन इन हार्ट. तो ये आपने देख लिया कि हार्ट में किस तरीके से होता है. नाउ ये जो भी इसमें काम होता है, एक बार ये दबेगी तो क्या ब्लड फुल प्रेशर से आर्टरी से जाएगा? बोलो. जब ये दबेगी तो क्या फुल प्रेशर से जाएगा बॉडी में? लेकिन जब फिर दबने के बाद इसे रिलैक्स होना है तो भी क्या जो आर्टरी में ब्लड है उसमें भी क्या थोड़ा प्रेशर रहेगा कि वो वापस लौटने लगेगा? रहेगा, उसे लौटना तो नहीं है. तो जब ये रिलैक्स होती है, व्हेन द ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस एट द टाइम वॉट एवर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी दैट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर. वो 80 mm ऑफ Hg के बराबर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में. और जब ये कंप्रेस होगी तो कितना होगा? 120 mm ऑफ Hg जो सिस्टोलिक प्रेशर है. एक हम लोगों की बॉडी में अपर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर है. जब ये कंप्रेस हुआ तो कंप्रेस होने पे क्या फुल प्रेशर हो जाएगा आर्टरी में? बोलो. तो वो फुल प्रेशर का क्या नाम है? सिस्टोलिक प्रेशर. और जब ये रिलैक्स होगी तो भी क्या ब्लड आगे ही बढ़ता रहेगा आर्टरी से, एंड दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. ओके. सो अब देखो कि व्हाट डज इट मीन बाय सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में क्या होता है और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है. नाउ the pressure at which blood is pumped around the body is called blood pressure. What is blood pressure? The pressure at which blood is pumped around the body. हमारी बॉडी में जो पंप किया जाता है अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर. अच्छा एक बात बताओ कि कभी आपने किसी बकेट में मग डाल के उल्टा किया है? मग को पहले अंदर डालो और अंदर डालने के फिर उल्टा करो तो इसके बाद क्या होगा बताओ? नहीं ये बताओ, अगर उल्टा कर दोगे तो क्या इसके अंदर पानी भर जाएगा? और फिर जैसे ही छोड़ोगे तो क्या वो पानी इसके नीचे गिर जाएगा? करके देख लेना. इसके अंदर पानी देखो, इसके अंदर पानी भरा, एयर नहीं भरेगी, इसके अंदर पानी भरा रहेगा और जैसे ही छोड़ोगे क्या होगा बताओ? मग को उल्टा कर दो गिर जाएगा. समझ में आ? जैसे ही आप इसे छोड़ोगे तो पानी गिरेगा कि नहीं? करके देख लेना.
ये काम करके देख लेना। उसी तरीके से अगर हम एक ऐसी टेस्ट ट्यूब लें और एक मरकरी भरें, ठीक है, और मरकरी के बाद दैट इज इट इज़ क्वाइट हैवी, जो मरकरी होती है इट इज़ मच हैवियर। तो अगर आपने मरकरी लिया है और ये मरकरी में एक टेस्ट ट्यूब डाल दें, और टेस्ट ट्यूब डालने के बाद आप टेस्ट ट्यूब उल्टी करो तो क्या होगा बताओ? तो क्या मरकरी उसमें ऊपर चढ़ जाएगी? लेकिन कितनी ऊपर चढ़ेगी? क्या 760 mm चढ़ेगी? तो ये मरकरी चढ़ जाएगी, उसके ऊपर वैक्यूम रहेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा, और नहीं चढ़ पाएगी, मरकरी बहुत भारी होती है। तो आपके ऊपर कितना एटमॉस्फेयर है, कितने किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है बताओ? आपके ये जो अर्थ है, अर्थ में चारों तरफ कितना एटमॉस्फेयर है? क्या 500 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है? और क्या उसके पार्टिकल भी आपके ऊपर, यानी जो भी एटमॉस्फेयर है, क्या वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं? आर दे एक्सर्टिंग प्रेशर? तो जो हमारी बॉडी है उसमें कितना प्रेशर डाला जा रहा है? इस एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। आपके सर में जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसमें 50 किलो प्रेशर पड़ रहा है, इतना समझ लो। लेकिन बॉडी के अंदर हम सांस भी ले रहे हैं, तो क्या अंदर से भी इतना ही प्रेशर लग रहा है? तो हमारी जो स्किन है वो नॉर्मल उसमें है, अंदर और बाहर का जब प्रेशर सेम हो जाएगा तो क्या हमें प्रेशर फील होगा? बताइए। क्योंकि हम अंदर भी, किसी ने मैन ऑन मार्स पिक्चर देखी है? जैसे ही वो अपना बॉडी सूट खोलता है वो ब्लास्ट कर जाता है आदमी, क्योंकि अंदर तो फुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और बाहर वहाँ कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, और आँख खट से ऐसे बाहर निकल आती जैसे स्प्रिंग हो। तो आपने देखा ना मैन ऑन मार्स पिक्चर में, तो ये चीज़ हॉलीवुड की मूवी है, उसमें दिखाया गया कि जब एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो क्या होता है। तो इसी तरीके से बाहर से इतना प्रेशर पड़ेगा तो क्या मरकरी इसके अंदर नहीं चला जाएगा? जैसे यहाँ मग में पानी चला गया था, बोलो तो बताओ कितनी हाइट तक मरकरी जाता है? क्या 760 mm तक जाता है? तो जो हमारे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है बताइए? इट इज 760 mm ऑफ Hg। कितना है बताइए? Hg को मरकरी कहते हो क्या? ठीक है। अच्छा, क्या आपके जो टायर में हवा भरी जाती है, क्या बाहर जो प्रेशर है उससे भी ज़्यादा हवा भरी जाती है? तभी तो टायर में हवा इन्फ्लेटेड होगी, बोलो। तो इससे आप क्या करते हो? उससे कहते हो कि 200 mm ऑफ Hg की हवा भर दो। यानी वो कहेगा कि ये जैसे आपकी ब्लड प्रेशर नापने वाली ये मशीन है, तो उससे कहोगे कि इसमें अलग अलग है कि कितने की भरो, तो इस तरीके की घड़ी होती है कि उसके पास की नहीं, तो उसमें वो प्रेशर डालेगा जब कफ मशीन से, तो धीरे धीरे इसमें हवा बढ़ती चली जाएगी कि नहीं। और इसके बाद क्या होगा? नाउ फिर जो भी प्रेशर बढ़ेगा उससे कहोगे कि 200 तक इसमें पहुंचा दो। सो इस तरीके से चलता रहता है, ओके कि नहीं। तो यहाँ पर है दिस इज मशीन, दिस इज प्रेशर गेज। इसको क्या कहते हैं? इसमें 200 का निशान दिख रहा है, तो एक्सेस प्रेशर को नापा जाता है। इट इज फॉर मेजरिंग एक्सेस प्रेशर। सो अब हम देख लें कि मान लीजिए अभी हम इसके बारे में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में आपको समझाएंगे। पहले ये जान लें कि जो हमारी बॉडी में whatever is the excess pressure over atmospheric pressure, that is called blood pressure। बात समझ में आई? यानी 760 से ऊपर कितना प्रेशर है, तो हमारी बॉडी में 760 से ऊपर 120 तक भी जाता है। कब जाता है? क्या जब वेंट्रिकल कंप्रेस होता है तब जाता है? बोलो बताइए। और 80 mm Hg और ऊपर तक जाता है। वो कब जाता है? जब वेंट्रिकल डायलेट होगा तब जाएगा क्या? सो व्हेन वेंट्रिकल, जब ये क्या होता है,
व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, और ये कब होगा, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट होगा. सो what is the excess pressure in our artery? The excess pressure above atmospheric pressure. In our arteries is called, उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्टरीज इज कॉल्ड एट ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई आर्टरी है, अगर मैं इसका प्रेशर नापूं तो इसके अंदर कितना प्रेशर होगा, इसके अंदर का जो प्रेशर होगा 760 प्लस 120 होगा. तो बोलो ये कितना हो गया, क्या 880 mmHg हो गया, बोलो. और जबकि इस आर्टरी के बाहर प्रेशर कितना रहा, क्योंकि बॉडी में जो बाहर प्रेशर है वो तो 760 ही रहेगा ना. आर्टरी के बाहर कितना प्रेशर रहेगा, 760 mmHg. तो ये आर्टरी के अंदर और बाहर की हमने बात बता दी आपको. तो इट इज जब 880 रहे, हाई ब्लड प्रेशर रहे, तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. The highest pressure in our blood capillaries when our left ventricle क्या करे, contracts is called systolic pressure. दो तरीके के प्रेशर हैं, एक तो ये हाईएस्ट प्रेशर है, और कभी कभी क्या होगा, कभी कभी 760 और प्लस 80 ही रहेगा. बाहर 760 है mmHg, लेकिन इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है. जैसे आपके टायर में ज़्यादा प्रेशर होता है कि नहीं बाहर से, अगर टायर खुला छोड़ दो, उसका वॉल्व भी निकाल दो, तो जो अंदर प्रेशर वही बाहर प्रेशर. लेकिन आप अंदर ज़्यादा भरवाते हो जिससे इन्फ्लेटेड रहे टायर, ऐसा करते हो कि नहीं. तो इसे क्या कहेंगे, ये कितना प्रेशर है, क्या ये 840 mmHg है, और क्या ये डायास्टोलिक प्रेशर है, और ये कैसा प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर. ये चीज है, समझ नहीं आया कहाँ का लगेगा ये प्रेशर. अभी बता देते हैं. अब आप अपनी बुक खोलो, तो जब आप बुक खोलोगे, बुक का पेज नंबर बता दे रहा हूँ. सो इट इज ब्लड प्रेशर, ये वाला पोर्शन निकालो. ठीक है, अब इसमें वो क्या करेगा, इस तरीके का पट्टा लगाता है आपके हाथ में जब भी, और फिर उसमें हवा भरता है. बोलो ब्लड प्रेशर किसी ने मीजर करवाया है, तो लगभग सभी ने करवाया होगा. तो एक इसमें क्या होगा, एक तरीके का ये कफ पैड होता है, दिस इज कफ पैड. पता कैसे चलता है, अभी बता रहे हैं. तो उसने क्या किया बताओ, ये आपके हाथ में क्या है, अंदर ही अंदर आर्टरी आ रही है. तो पूरी बात समझो, आर्टरी में उसने क्या लगाया, क्या पट्टा लगा दिया, कफ पैड. काफ मसल है तो काफ पैड लगाया कि नहीं, इसे काफ मसल कहते हैं. क्या कहते हैं, काफ मसल. तो काफ पैड लगा दिया, और फिर इसने इस जो रबर कफ है, तो रबर कप से इसने क्या किया, ये रबर कप से दबाना शुरू किया क्या, और इससे जब दबाया तो क्या इसमें हवा भर गई, क्या ये इन्फ्लेट हो गया, बताओ भाई. अगर इसमें हवा भर दी जाएगी तो दब जाएगा, तो क्या आर्टरी दब जाएगी, क्या आर्टरी क्या हो जाएगी, दब जाएगी. अच्छा, इसी में इसने अंदर ही अंदर क्या लगा दिया, ये जो दूसरी मशीन है टायर प्रेशर गेज, इसका भी एक पाइप जा रहा है, उसने उसको इसी के अंदर डाल दिया. और ये बताओ, ये है प्रेशर गेज. तो प्रेशर गेज की मशीन दिख रही है आपको अपनी बुक में, तो उसको इसके अंदर डाल दिया. और एक और इसमें से जो कान में लगाया जाता है स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप जानते हो, ये डॉक्टर लोग यूज करते हैं.
तो उसको भी ये इसी में लगा हुआ है, ये कफ पैड में स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, उसको भी इसके अंदर डालिए, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो इसमें जब ये हवा भरेगा तो इसमें धीरे धीरे प्रेशर चढ़ता चला जाएगा। और उसके कान में क्या लगा है? स्टेथोस्कोप। अब जरा देखो, जब पूरी तरीके से दबा देगा, पूरी तरीके से इसने जितना भरना था हवा भर ली, फिर ये धीरे धीरे इसे खोलेगा, इस नोजल को, ये जो है इसे खोल देगा, ये नोजल खोलेगा तो क्या बताओ, आर्टरी से ब्लड आने लगेगा? बोलो भाई, अगर ये कफ पैड को ढीला करो, हवा निकालो, तो क्या आर्टरी से ब्लड आने लगेगा? और जैसे ही आर्टरी से ब्लड आएगा और उसने कान में एक मशीन लगा रखी है स्टेथोस्कोप, तो क्या उसे आवाज सुनाई पड़ेगी ब्लड आने की? सू। जैसे ही उसे आवाज आएगी वैसे ही वो इसे रीड कर लेगा कि मतलब कितना प्रेशर था जब पहली बार ब्लड रिलीज हुआ। क्योंकि हार्ट तो बड़ी जोर से पंप कर रहा है, तो हार्ट उसको बड़ी ताकत से पंप कर रहा है, लेकिन वो ब्लड जा नहीं पा रहा है। ये इसने, जानते हो इसको कितने तक चढ़ा दिया था? इसने इसको चढ़ा दिया था 160 और 200 तक। और फिर धीरे धीरे इस नोजल को खोला। अच्छा, जब नोजल खोला तो क्या इसमें प्रेशर गिरने लगा? बताओ। और क्या ये जो कफ मसल पर हवा थी वो धीरे धीरे बाहर लीक होने लगी इससे? बताइए। अच्छा, जब हवा लीक होने लगी तो क्या धीरे धीरे आर्टरी खुलने लगी जिसको इसने दबा रखा था? भाई आपका हाथ कोई जोर से पकड़ ले तो क्या आर्टरी दब नहीं जाएगी? ब्लड हाथ में पहुंचेगा? रस्सी बांध दे कोई तो ब्लड हाथ में पहुंचेगा? बताइए। वही इस काफ मसल ने किया, काफ पैड ने, इसने इसको इन्फ्लेट कर दिया। सो व्हेन द डॉक्टर रिलीजेस और नर्स रिलीजेस, देन ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स फॉलिंग। और जैसे ही 120 पे पहुंचेगा, अगर हेल्दी व्यक्ति है तो पहली बार ब्लड यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्लड नहीं था। पहले वो बोलेगा मुट्ठी बंद करो और सारा ब्लड ऊपर जाने दो। अब जब ये पूरा दबा देगा, कहेगा मुट्ठी खोल के रखो, अब ब्लड आएगा और आने देना। मुट्ठी बंद करने से ब्लड यहाँ हाथ से निकल जाता है और सब ऊपर चला जाता है। अब जब मुट्ठी खोल के रखोगे, फिस्ट खोल दोगे तो, और इसको ये ढीला करेगा तो ये आप देखो बिल्कुल दबा हुआ है काफ मसल। अपनी बुक में देख रहे हो कि दबा हुआ है? खोल के रखिए कि मैं दिखाऊं? दबा हुआ दिख रहा है पहले और दूसरे केस में। तो अब जब ये ढीला किया जाएगा तो क्या आर्टरी से ब्लड नहीं आएगा? और ये उधर इसका लेवल, जो मरकरी का लेवल है, गिरते गिरते जैसे ही 120 के आसपास पहुंचेगा तो पहली आवाज आएगी ब्लड के आने की। यहीं पर उसने स्टेथोस्कोप लगा रखा है, ये देख लो। ये जो स्टेथोस्कोप है, ये इसका ये पैड, इसको ये उसी काफ मसल के अंदर डाल देगा, इसी के अंदर, कि जिससे ये अंदर डाल देगा, इसे छिपा देगा इसके अंदर, तो दिखा देगा जिससे कि ये अंदर दबी रहे। और जैसे ही उसमें आर्टरी से ब्लड आएगा तो तब क्या आवाज आएगी? सूं। तो इसका मतलब है कि ब्लड अब वो, व्हेन द फर्स्ट साउंड कम्स, दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर। उसे क्या कहते हैं? कि द हाईएस्ट प्रेशर एट विच ब्लड इज रिलीज्ड। हाईएस्ट प्रेशर, क्योंकि उसने धीरे धीरे ढीला किया तो प्रेशर तो धीरे धीरे रिलीज हुआ ना। अब आर्टरी मैनेजेस टू सप्लाई इट्स ब्लड, जबकि इतना एक्सेस प्रेशर वो लगा के रखे है। सो द हाईएस्ट प्रेशर व्हेन द फर्स्ट साउंड ऑफ ब्लड कमिंग इज लिसनड इन स्टेथोस्कोप, दैट इज नोन एज, यही है स्टेथोस्कोप। ये देखो कान में लगाया जाने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे ये 120 पे देखो, 120 पे स्टेथोस्कोप से आवाज आने लगी, सूं। When the first sound of coming of blood is listened by doctor, then it is called systolic pressure. और फिर आवाज आती रहेगी, सू, रुक गई, और वो रिलीज कर रहा है। When the sound first goes, that is called diastolic pressure. क्योंकि अब क्या हुआ, ज्यादा ढीला कर दिया तो अब पूरी खुल गई, तो अब वो जो प्रेशर से भेजने की आवाज थी वो आनी रुक गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो द लोवेस्ट प्रेशर एट विच ब्लड फ्लोज इन द आर्टरीज, तो जब वो इसको ढीला करता जाएगा, जैसे आप ट्यूब से पानी फेंको, आपके घर में कभी पार्क में सिंचाई की है या अपने घर के गार्डन में,
तो जब तक उंगली लगाए रखोगे तब तक फुहारे की आवाज सुनाई पड़ेगी, और उंगली हटा लोगे तो कुछ आवाज आती क्या पानी की? रबर से पानी बहता रहता है, बोलो बताइए। जैसे रबर के आगे उंगली लगा लो और जब उंगली लगाओगे तभी तक पानी की आवाज आएगी, और लेकिन उंगली हटा दो कोई पानी की आवाज आती है? तो वो लोवेस्ट प्रेशर है, सो उस समय आवाज बंद हो जाएगी। तो अब जरा हम लिख लें, इतनी बात आपको समझ में आ गई? व्हेन द फर्स्ट साउंड गोज, तो कितने पे आया रीडिंग? 80 लिखा है कि नहीं? यानी अब उसके बाद अब इट गोज, तो साउंड स्टॉप लिखा है, ठीक है। और साउंड जब पहली बार सुनाई पड़े तो वो सिस्टोलिक प्रेशर, और साउंड जैसे ही स्टॉप हो जाए तो क्या कहलाएंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। सो लेट अस राइट इट एंड देन सी इन वीडियो, तब आपको समझ में आएगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता क्या है। नाउ अब देखो, नाउ दैट इज द मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। सो the maximum pressure at which blood leaves the heart, when ये कहा जा सकता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फेज। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, मेरा कहने का मतलब है कि ये हार्ट है और हार्ट में ये जो नीचे है वो दब गया है, इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन फेज। बाकी तो सब चीज़ यही है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज। उस समय जो आर्टरी से ब्लड निकला तो उस समय जो प्रेशर महसूस किया, जब ये पूरी तरह से दबा रहा है तो वहाँ पर इट मैनेजेस टू कम आउट एट 120 mmHg का प्रेशर लगा था, तब भी वो उसमें से बाईपास होने लग गया और बड़ी तेजी से आवाज आई सूं। उससे ऊपर था तब नहीं कर पा रहा था, तब वो दब गया था तब नहीं कर पा रहा था, हार्ट जो जोर नहीं लगा पा रहा था। लेकिन 120 तक भी अगर एक्सेस प्रेशर लगाया गया बाहर से तो भी इसने ब्लड को जाने दिया, इतना ये प्रेशर लगा रहा है। तो आवाज़ आती है ब्लड के जाने की, उसी आवाज़ को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सो द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो हम बाहर जो काफ मसल है उसको हमने दबा के रखा और बाहर से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया बताओ? क्या 760 + 120 लगाया? बोलो, क्या 880 लगाया? और हार्ट के अंदर भी कितना था? 760 तो था ही, और साथ में वेंट्रिकल ने एडिशनल कितना प्रेशर लगा दिया? 120। तो क्या अंदर भी इतना प्रेशर हो गया? भाई 760 तो पूरी बॉडी का ही प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही बॉडी का है, और ये दब गया तो अब मिल के कितना हो गया बताओ? क्या अंदर भी 880 हो गया? तो जब बाहर हमने किससे लगाया प्रेशर? क्या काफ पैड से लगाया? बोलो, काफ पैड से लगाया। और अंदर किसने लगाया? ये दो प्रेशर के बीच का युद्ध है, एक हमारा काफ पैड और दूसरा किसका प्रेशर? क्या लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर? बोलो। और जब दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो क्या ब्लड चला नहीं जाएगा? तो ब्लड चला जाएगा, और ब्लड के जाने की जो आवाज होगी वो स्टेथोस्कोप में सूं करके सुनाई पड़ेगी। ये स्टेथोस्कोप, तो इससे आपके कान में सुनाई पड़ेगी, स्पष्ट आवाज आती है। जब आप कोचिंग में आओगे हम सुनवा देंगे सबको, खुद ही आप लोग नापोगे, पता चल ही जाएगा कि कैसे नापा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इट इज नाउ
ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, अब जब दोनों तरफ हो गया तो क्या इससे ब्लड पास हो जाएगा, और ब्लड पहले इससे पास होगा। और अगर मान लो अगर आप 880 से ऊपर लगाए रहे तो क्या ब्लड पास होगा बताओ? 890 लगा दोगे तो कौन जीतेगा? तब नहीं जा पाएगा ना। ये तो 880 तक ही लगा सकता है, और आप बाहर से कितना लगाए हैं 890, तो कौन जीतेगा, काफ पैड कि हार्ट? फिर तो कोई आवाज नहीं आएगी। तो जब ढीला करोगे, धीरे धीरे बाहर कम करोगे, तो कभी न कभी दोनों बराबर हो जाएंगे और तब पहली आवाज आएगी। सो कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इट इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर व्हेन फर्स्ट साउंड इज हर्ड। इन बैरोमीटर जो भी हम लोग ये है इसमें मेजर करते हैं, या प्रेशर गेज। फर्स्ट साउंड इज हर्ड इन स्टेथोस्कोप। साउंड किससे सुनोगे? फर्स्ट साउंड इज हर्ड इन स्टेथोस्कोप। सो स्टेथोस्कोप क्या होता है? ये जो कान में लगाने वाला होता है, जो 9th में भी आपने पढ़ा है, तो इस तरीके का एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो जो सबसे पहले इसमें साउंड आएगा ये, तो ये चीज़ है, इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब देखो, इन ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन इट इज 120 mmHg। इट इज 120 mmHg। ठीक है, हाँ, किसी की क्वेरी है तो पूछो। सो नाउ व्हेन प्रेशर, काफ प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस्ड, काफ पैड प्रेशर को और रिड्यूस करते जाओ। रिड्यूस, तो आप जब रिड्यूस करोगे तो समझो उंगली लगाए हो ट्यूब के आगे और धीरे धीरे हटा देते हो और पूरी तरह से हटा दो, तो तब क्या कोई आवाज़ आएगी? बस पानी अब तो फुल फ्लेज निकलने लगा, अब कोई आवाज़ आएगी? जब तक फुहारा छोड़ेगा तभी तक की आवाज़ है। सो फर्दर रिड्यूस्ड, देन ऑल्सो, तो भी क्या होगा? साउंड कंटिन्यू टू कम। In stethoscope, but as soon as it stops, जो साउंड है रुक जाए, अब ना आए, अब पूरी तरीके से खुल गई है आपकी वेसल। अगर पूरी बॉडी में सारी वेसल खुली है तो क्या हमारे शरीर से कोई आवाज़ आएगी? क्या हमारा शरीर कोई फैक्ट्री या कारखाना है क्या कि खड़ 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 आवाज़ आएगी? बोलो, ऐसा है कुछ क्या? जब कुछ गड़बड़ी करोगे तभी आवाज़ आएगी, ऐसे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरीके से एज सून एज इट स्टॉप, दैट इज जब वो सू की आवाज़ फर्स्ट स्टॉप हो, फर्स्ट स्टॉप, देन द प्रेशर रेड इन प्रेशर गेज, रेड इन प्रेशर गेज इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? डायास्टोलिक प्रेशर। मेरा कहने का मतलब है कि जब हार्ट का ये डायलेशन फेज में हो, ये बाहर जा रहा हो, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज और एक कौन सा फेज है कि जब वेंट्रिकल क्या हो रहा हो, लौट रहा हो, क्योंकि लौटेगा तभी तो फिर से दबेगा। तो वो कैसा फेज है बताओ? एक कॉन्ट्रैक्शन फेज है, दूसरा डायलेशन फेज। सो दिस इज व्हाट इज डायास्टोलिक प्रेशर? सो द मिनिमम प्रेशर इन आर्टरीज
ठीक है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट is called diastolic pressure. It is 80 mmHg. 80 mmHg का मतलब है 760 से इतना ऊपर, ठीक है, फॉर हेल्दी पर्सन। तो ब्लड प्रेशर रेंज क्या होगी किसी हेल्दी पर्सन की? 80 to 100। रेंज इज 120 to 80 ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया। एंड किसी किसी में क्या हो जाता है कि अगर ओल्ड एज में ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उतने प्रेशर से नहीं जा पाएगा क्या? इन ओल्ड एज ब्लड बिकम्स, अच्छा, ब्लड बिकम्स थिकर, और जो वेन्स होती हैं क्या वो ढीली पड़ जाती हैं, एंड जो आर्टरी है वो और फैल जाती है। वो आर्टरीज क्या हो जाती हैं, दे डायलेट या ओपन्स अप, तो अब इतने प्रेशर से नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सो द प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है नाउ बिकम्स, ये कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, इतने से नहीं जा पाएगा। तो इट इज 110 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब अगर ओल्ड एज हो जाएगी, इट कुड बी, तो अब हार्ट को और तेजी से प्रेशर डालना पड़ेगा। 110 नहीं होगा, हार्ट और तेजी से पंप करेगा क्योंकि आर्टरी ढीली पड़ गई है। सो इसलिए 145 और 90 से करेगा, 110 नहीं, क्योंकि नहीं तो ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा अगर प्रेशर से नहीं डालेगा। तो ओल्ड एज में कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? अच्छा, व्हाट डज इट मीन बाय हाइपर टेंशन? किसी किसी को हाई बीपी होता है क्या? टेंशन। सो इफ जो भी ब्लड प्रेशर रेंज, जो भी सिस्टोलिक प्रेशर बिकम्स हायर देन 120, तो क्या है बताओ? इफ सिस्टोलिक प्रेशर बिकम्स मोर देन 120, इसका मतलब क्या है? देन हार्ट हैज टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, to flow the blood। सो इसकी जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, सो इट मे कॉज द चांस ऑफ हार्ट फेल्योर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आर्टरीज है उसमें क्या जम गया है? क्या कोलेस्ट्रॉल जम गया है? फैट जम गया है। तो कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से हार्ट को बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो हम लोग जब जंक फूड खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ठीक है। इट इनहेंसेस चांसेस ऑफ हार्ट फेल्योर। तो हाइपरटेंशन में हार्ट फेल्योर हो जाता है। इट्स सिम्टम्स आर हेडेक आना, और इसी तरीके से क्या हो जाता है कि टायर्डनेस हो जाती, थक जाएगा। सो इट्स सिम्टम्स आर स्वेटिंग भी आएगी, टायर्डनेस और हेडेक, ये सारे इसके सिम्टम हैं। हार्ट सही तरीके से काम नहीं करता और ब्लड भी ठीक तरीके से सब जगह नहीं पर। हाँ, जैसे आपने इधर 120 लिखा
120 mm of Hg, so it is more than 120 mm of Hg, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज़्यादा। आप अपने हाथ में 120 का मतलब 12 सेंटीमीटर ऊंचा मरकरी रख लो, उसका जो वजन होगा वो 120 mm है। वो करीब अगर आपने 12 सेंटीमीटर रख लिया 1.5 किलो मरकरी होगा। अगर आपने एक छोटी सी बोतल इतनी रख ली, ये इतनी बोतल मरकरी, इसमें 1.5 किलो मरकरी आ जाएगा। दिखा देंगे आपको, अभी कहीं रखा होगा, बट इट इज सो हैवी। आप जब उठा के देखोगे देन यू विल अप्रिशिएट हाउ हैवी इज द मरकरी। वाटर से 13 गुना ज़्यादा है, 13.6 गुना ज़्यादा हैवी है। और गोल्ड उठा के देखोगे तो 19.6 टाइम हैवी है। यूरेनियम उठा के देखोगे तो 26 टाइम्स हैवी है। फिर भी मरकरी बहुत हैवी है। तो आप हाइपरटेंशन समझ में आ गया ना, कि अगर हाथ में 12 सेंटीमीटर कॉलम मरकरी रख दिया जाए, 12 सेंटीमीटर क्या 120 mm होता है, तो उसका जो प्रेशर लगेगा वही क्या कहलाएगा, 120 mm Hg। ये एक्सेस प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। समझ में आ गई बात, कि हमने आपको बताया कि एक्सेस प्रेशर कितना लगा दिया जाए, देन इट इज लाइक दिस। अब देखो, तो हाइपरटेंशन का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज लो ब्लड प्रेशर? क्या लो ब्लड प्रेशर भी एक बीमारी है? अगर वेंट्रिकल ठीक तरीके से कंप्रेस ना करे तो क्या ब्लड पहुंच पाएगा शरीर में? बोलो, बताएं। और इसका नाम क्या है? क्या हाइपोटेंशन? हाई हाँ आ रही है, बोलो। ओके, देख लीजिए। ये तो ठीक है, ठीक है। ये तो सर Now, what is hypotension? If the lower value, if the lower value of blood pressure falls below 80 mm Hg, then blood does not reach to all parts of body, all parts of body। तो इसमें क्या होगा ऐसे समय में, that is then there is deficiency of oxygen, तब वहाँ पे deficiency हो जाएगी ऑक्सीजन की in different body cells, और चक्कर आएगा। तो इट्स सिम्टम, चलते चलते गिर जाना, फेंटनेस, चक्कर आना, येलो फेज, चेहरा पीला पड़ जाएगा, ठीक है, फेस, ड्राउजीनेस, नींद आएगा, लेजीनेस, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही है, भूख न लगना, ठीक है, सो लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही तो रेस्पिरेशन क्या होगा, एपेटाइट, ये सारी चीज़ें। लो ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक है, लोग सड़क पर चलते चलते गिर जाते हैं। सो इस तरीके से हमने देख लिया कि हाउ इज़ द ब्लड प्रेशर मेजर्ड। लेट अस सी इट बाय ए वीडियो कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। और एक पल्स रेट भी है कि जो हार्ट हमारी बॉडी में पल्स है वो यहाँ पर अगर उंगली रखो और दबाओ तो ढक ढक ऐसे देखो तो एक पल्स होता है। सो पल्स रेट इज 78 पर मिनट होता है। तो पल्स रेट यानी हार्ट को नॉर्मल जो है बीटिंग रेट उसका सही होना चाहिए। तो पल्स रेट है और बीपी, दो चीज़ अगर सही है तो आदमी हेल्दी माना जाता है। हाउ इज ब्लड प्रेशर मेजर्ड? नाउ
अगर ये सीन नजर नहीं आ रहे हैं फिर भी हर जस्ट जब भी किसी नर्स और अब देखिए मैनोमीटर डायल फॉर्म में भी हो सकता है, पर आपने ऐसी फॉर्म में भी जरूर देखा होगा डॉक्टर्स के पास, राइट? ऐसा प्रेस करते रहेंगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो बेल को प्रेस करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए और वो शूट कर गई 200 mmHg तक। नाउ ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, जैसे जैसे वो इन्फ्लेट होगा 180 200 mmHg तक, देखिए आपके सामने आपको पिक्चर दिख रही है, ये आपका है मैनोमीटर। मैनोमीटर ही हमने आपको दिखाया है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द अनअकैडमी चैनल। आई एम सिमरन विनायक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ इज ब्लड प्रेशर मेजर्ड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है समझना कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। अगर आप सीख लें कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है तो आप खुद घर पर मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्फिग्मोमैनोमीटर। आजकल तो डिजिटल आ गए, राइट? आप कफ अप्लाई करते हैं आम पर और डिजिटल एक बटन दबाते हैं और आपको ब्लड प्रेशर पता चल जाता है। पर अगर आपको जानना है, आई एम सो सॉरी, अगर आपको जानना है कि कैसे ब्लड प्रेशर असली में मेजर होता है, उसके बिहाइंड साइंस क्या है, तो उसके लिए चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर आपको पता है हार्ट बीट कर रहा है, राइट? व्हेन द हार्ट इज बीटिंग तो ब्लड फ्लो करता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आर्टरीज में क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है वो जो ब्लड है, ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज। जब हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको पता है एट्रियाज और वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स पंप द ब्लड। जब लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा को पंप करेगा ब्लड और एओर्टा आर्टरीज को करेगा, तब आर्टरीज में कितना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, right? What is the pressure exerted by the blood on the arteries is called as blood pressure. ठीक है, तो वो जो blood pressure है उसकी दो वैल्यूज होती हैं, सिस्टोली और डायस्टोली। सिस्टोली क्या होता है बच्चों? सिस्टोली होता है जब आपका ब्लड प्रेशर कितना जनरेट हुआ जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब कितना प्रेशर हुआ, उसको बोलते हैं सिस्टोली। और जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है तब कितना प्रेशर होता है आर्टरीज में, उसको बोलते हैं डायस्टोली। ठीक है, तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबको समझ आ रहा है इतना सा, सिस्टोली एंड डायस्टोली? तो आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनिमेशन मैं आपके लिए लाई हूँ ताकि आपको अंदर पता चल जाए बॉडी के आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। और आपको पता है हम आर्टरी में ही क्यों ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं? हम आर्टरी में ब्लड प्रेशर इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि आपको पता है आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हायर होता है एज कम्पेयर टू वेन्स, राइट? क्योंकि एओर्टा पंप करता है ब्लड एट अ हायर प्रेशर सो दैट इट कैन रीच ऑल दी ऑर्गन्स, ताकि वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाए ब्लड। ठीक है गाइस, ओके चलो अब शुरुआत करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में जानने में। आप जब भी किसी नर्स और डॉक्टर को देखते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए, क्या क्या देखते हैं? आप एक कफ देखते हैं जो वो आर्म के अराउंड टाई करते हैं, आप एक स्टेथोस्कोप देखते हैं जो वो कफ के ऊपर लगाते हैं, आप एक बल्ब देखते हैं जिसको वो प्रेस करते हैं, और बल्ब के ऊपर होती है एक वॉल्व जो वो रिलीज करते हैं, या जब प्रेशर मेजर करना था तब वो रिलीज करते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है बच्चे वो दो तरह का होता है, एक है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक है आपका डायस्टोलिक। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब कितना प्रेशर ब्लड ने एक्सर्ट किया ऑन द ब्लड वेसल, दैट विल बी नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। समझ आया सबको? एवरीबॉडी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो ये जनरली हाई होगा क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जनरली एक्सर्ट होगा आपकी आर्टरी में, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? जब हार्ट होता है डायस्टोलिक प्रोसीजर देखते हैं जिसमें वैल्यूज होती हैं और उसमें मर्करी होती है। जैसे जैसे कफ में आप प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, मर्करी राइज होती है, राइट? डू यू एग्री टू दिस गाइस? क्या आप एग्री करते हैं इस चीज को कि जैसे जैसे डॉक्टर या नर्स प्रेशर बढ़ाते हैं कफ में वैसे वैसे आपने देखा होगा शूट अप होती है मर्करी, है ना? होती है ना शूट अप?
यहाँ पे मेजर कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, उसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी। अब आप पूछेंगे ये क्यों मेजर कर रहे हैं ब्रेकियल आर्टरी में? बच्चे लेग में भी कर सकते हैं, पर ब्रेकियल आर्टरी प्रेफर की जाती है क्योंकि वो इसमें इतना ठीक से नहीं बताया गया है, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बोलो बात समझ में आ गई आपको? ब्लड प्रेशर कैसे मेज़र किया जाता है बताइए। प्रेशर से हमने आपको बता दिया कि हाउ इट इज़ मेजर्ड। नाउ फर्दर वी कम टू द क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ देयर आर सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, पेज नंबर 105। What is first question? That what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? तो हम लोग टेरेस्ट्रियल हैं, और जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जैसे फिश है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो सीजन बताओ हम लोगों को क्या एडवांटेज मिलता है ओवर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पर? बताइए। क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, सो द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को दे हैव टू रिलाई, ऑर्गेनिज्म हैव टू डिपेंड फॉर देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, हैव टू रिलाई या डिपेंड फॉर देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जितनी उसमें घुली है उसी पे उन्हें भरोसा करना पड़ता है। ऑक्सीजन इन वाटर, बट द solubility of oxygen in water is quite low. Solubility of oxygen in water is quite low, so they have to keep their breathing rate faster. They have to keep their breathing rate faster, जिससे कि उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। मोर ओवर ड्यू टू लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द। ब्रीदिंग कितनी भी फास्टर हो, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या रेस्पिरेशन फास्टर होगा? बोलो। देन ऑल्सो ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? सेल में क्या ऑक्सीजन पहुंच पाएगी? ऑफ ऑक्सीजन देयर इज लोअर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और लोअर रेट होगा तो क्या होगा बताओ? सो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, एंड दे हैव टू गो हिबरनेशन ड्यूरिंग द कोल्ड, सो दीज आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। They cannot maintain their constant body temperature. Their constant body temperature. During winter, winter में भी क्या करना पड़ेगा उन्हें? They have to suspend most of their life processes,
मोस्ट ऑफ देयर लाइफ प्रोसेसेस को उनको सस्पेंड करना पड़ता है, एंड और इस वजह से क्या होता है, दे हैव टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड गो टू हिबरनेशन। वो कहाँ चले जाएंगे, हिबरनेशन में चले जाएंगे। नाउ ऑन अदर साइड, दूसरी तरफ क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इन एटमॉस्फेयर there is surplus amount of oxygen, so at lesser breathing rate, हमें ज़्यादा तेज़ी से सांस नहीं लेनी पड़ती है, at lesser breathing rate we manage to keep our respiration rate higher, and release much amount of energy and can keep our body temperature कांस्टेंट। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है हम उसे कांस्टेंट रख सकते हैं भाई। जब ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट ये रख सकते हैं। सो यही मेरिट है, हेंस आवर एफिशिएंसी इज हायर। एफिशिएंसी एंड स्पैन ऑफ लाइफ, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा तो जल्दी मरेगा कोई, और धीमा होगा तो ये होगा, आवर लाइफ स्पैन इज ग्रेटर। So this is the first answer. Now what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism? So glucose is ये जो भी है broken down to provide energy in various organism। तो हमें मालूम है कि ग्लूकोज से जब पाइरूवेट बनता है तो क्या उसमें ऑक्सीजन लगती है, बोलो। एक ऑक्सीजन तो लगती ही है। सो ग्लूकोज, फिर भी आप ये लिख दें कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बाई टू मोड। फर्स्ट, ग्लूकोज breaks down into two molecules of pyruvate in cytoplasm। ये काम तो साइटोप्लाज्म में हो ही जाएगा। Then now, अब इसके बाद क्या होगा, now in aerobic respiration pyruvate breaks down into CO2 and water and 38 ATP energy is released per glucose molecule as it takes place in presence of oxygen in mitochondria। लिखना हो लिख देना, वो तो पहले है ही है, और नहीं तो सिर्फ अगर आप उसका वो फ्लो चार्ट बना दोगे तो भी काफ़ी है। इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन।
नाउ अब देखिए, नाउ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पाइरूवेट is broken down in ethanol and CO2 in yeast cell in absence of oxygen, absence of O2, while in muscle cell it breaks down in muscle cell, it breaks down in lactic acid in absence of oxygen. In both the cases, two ATP energy per glucose molecule is generated. तो इस तरीके से ये होता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग. तो हमारे अंदर किस तरीके से होता है. इन ह्यूमन बीइंग oxygen is carried, oxygen is transported to cells via lungs through respiratory pigment which is called hemoglobin present in RBC, while most of CO2, जो CO2 है it is excreted through urine, while most of CO2 करीब 80% is excreted through urine in dissolved form, in dissolved form, and remaining 20% in gaseous form is ये exhaled, is exhaled या जो है ब्रीद आउट. तो इस तरीके से निकल जाती है. तो ये O2 और CO2 का है. हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हमारे में लंग्स कैसे बने हुए हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके. देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज, millions of alveoli in the lungs. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ एल्वियोली क्या है. एल्वियोली आर वन सेल थिक and have provide a large surface area, provide a large surface area for exchange of gas. तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है. सो इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोली क्या है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोली इज 80 मीटर स्क्वायर.
it is 80 meter square. That is area near about a tennis court. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अभी आज के उसकी तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं PDF आपको भेज दूंगा। ओके ओके।